नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल। इसका नाम है केवल एग्जाम। आप जान रहे हैं इसमें जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो जीएस। उसमें आप देखेंगे कि जीएस का जो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वो इस पृष्ठभूमि कैसे कैसे बनी, उसमें क्या क्या बदलाव आया, किस किस का योगदान रहा, इसके बारे में आपको बताया था। और कैसे कैसे विचारधाराएं बदल रही थी उनके बारे में मैंने आपको सचेत किया था। और पहला एक्ट यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों लाया गया था इसके बारे में बता दिया था। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं। लास्ट लेक्चर में क्या क्या दिया था कि आप जान रहे हैं जब कंपनी की स्थापना होती है तो वहां के कुछ लोग कुछ वर्षों के लिए, लगभग 15 वर्षों के लिए एकाधिकार लेकर रानी से ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी स्थापित करती है और वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए स्वयं को बताती है। उसके बाद धीरे धीरे जब वो इंडिया में आती है, धीरे धीरे इंडिया में आंतरिक हस्तक्षेप और साथ ही साथ आपसी एकता और राष्ट्र की भावनाओं का ना होने की वजह से जो यहाँ के राजा आपस में लड़ रहे थे तो उनके मौके का फायदा उठाती है और वह एक केवल व्यापारिक कंपनी से ना होकर अब एक प्रशासनिक कंपनी भी बन जाती है। ऐसे में ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये लगता है किसी दिन कंपनी की ताकत इतनी ना बढ़ जाए कि वह कंपनी की वह जो लंदन में बैठे राजा रानी है या संसद है उनके द्वारा जो पार्लियामेंट चल उनकी बात मानने से इनकार कर दे। इस डर को उन्होंने देखते हुए जब कंपनी घाटे में जा रही थी तो कंपनी के लिए एक एक्ट लाते हैं जिसका नाम होता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट से तात्पर्य होता है कि आप किसी चीज को रेगुलेट कर रहे थे, यानी आप ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो है वह कंपनी के लिए नए नए रेगुलेशन आ रहे थे। तो हमने उसमें क्या क्या बदलाव है तो वो देखे थे। अब रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी। रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी, उन कंपनियों को दूर करने के लिए एक नया एक्ट लाया जाता है और उस एक्ट का नाम रखा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। क्या रखा जाता है उस एक्ट का नाम? पिट्स इंडिया एक्ट रखा जाता है और उसी के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था? वह कर दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कर दिया गया था। यानी कि पहले कंपनी अपना व्यापारिक कार्य भी देखती थी और राजनीतिक कार्य भी देखती थी, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट लाके उसके व्यापारिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार को अलग कर दिया गया। आगे प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल की एक कैबिनेट में से एक कुछ लोग को चुना गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के और उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मेंबर बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? वो जो भी कंपनी के राजनीतिक निर्णय होते थे उनका पूर्वावलोकन करता था, उनके बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताता था और उनके लिए नए नए नियमावली भी लाता था। इसी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया था। तो प्रश्न बनेगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से 1784 में की गई थी। अब है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूर्व के देशों में ब्रिटिश उपनिवेश के प्रशासन पर नियंत्रण एवं निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था? वह था, आप देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर था। इसका था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जिसे 1784 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य की नियुक्ति की जाती है ब्रिटिश सम्राट द्वारा। यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे वो थे तो पार्लियामेंट के, लेकिन उनकी नियुक्ति कौन करता था? उनकी नियुक्ति की जाती थी ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। अब है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति पास की गई थी। यानी कि जो भी व्यापारिक कंपनी थी
उसके जो व्यापारिक कार्य थे उसके लिए एक बोर्ड का गठन किया गया, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा गया। जैसे कि आज भी देखेंगे बैंकों में डायरेक्टर्स का काम होता है, उस तरह का चयन भी पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से आया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से दो संस्थाओं का गठन हुआ था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आ रहा अधिनियम 1786 का। 84 के बाद एक 86 में अधिनियम लाया गया। उसमें क्या क्या खास बात थी वो देख लेते हैं। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया? वो 1786 को प्रदान किया गया। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई? वह प्रदान की गई थी 1786 का एक्ट के माध्यम से। 84 में दो संस्थाओं का गठन होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। फिर 86 का अधिनियम आता है, उसमें क्या होता है? उसमें जो गवर्नर जनरल था वो क्या कर सकता था? अपनी परिषद के निर्णय को बदलने या उसे ना मानने की शक्ति को अपने पास प्राप्त कर लिया था। प्रधान सेनापति कौन बन गया? प्रधान सेनापति इस एक्ट के माध्यम से बन गए, गवर्नर जनरल बन जाते हैं। अब आता है चार्टर एक्ट 1793। इनके बारे में देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं। अब चार्टर अधिनियम 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? वह 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसलिए देखेंगे 1793 से 10 वर्ष कितने होते हैं? 1803। 1803 से 10 वर्ष कितने होते हैं? यानी कि 1813। इसलिए 1813 में आप एक एक्ट पढ़ेंगे जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। फिर आता है 20 वर्ष बाद 1733 का एक्ट, 1833 का एक्ट। उसमें क्या होता है? उसमें जो चाय और चीन का एकाधिकार था ब्रिटिश कंपनी के पास वो भी खत्म हो जाता है। तो ये जो 20 वर्ष का डिले किया गया था चार्टर एक्ट 1793 के लिए, वो कब लागू होता है? 1813 में लागू होता है। 20 वर्ष के लिए होता है, बात ध्यान रखिएगा। किस चार्टर के द्वारा नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया? वो किया गया 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। आपको पता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में दो संस्थाएं बनती है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता है वो क्या करता है? ब्रिटिश कंपनियों के जो राजनीतिक गतिविधियां होती है उनका जो है एक खाका तैयार करके ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताता है कि कंपनी राजनीतिक तौर पे अभी वो काम कर रही है। तो उसके जो सदस्य थे उन सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वो सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, आप जानते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है। अब आप उसके आगे देखेंगे, एक मिनट रुकिएगा। फिर आप चलिए दोस्तों उसके आगे देखते हैं कि किस चार्टर के द्वारा यह स्थापित किया गया या स्पष्ट किया गया है कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के सैनिक सदस्यों को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है। वह था चार्टर एक्ट 1793। इसको कुछ वैसे ही याद करिए कि जैसे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है, इस तरह के इसको समझिए। उसी समय जब जो गवर्नर जनरल था जब वो अनुपस्थित रहता तो अपने ही किसी सेना में से किसी व्यक्ति को वह उप प्रधान बना सकता था। यह शक्ति कैसे प्राप्त हुई थी? चार्टर एक्ट 1793 से। दूध पिया करिए हल्दी डाल के, मौसम बहुत खराब चल रहा है, थोड़ा सा क्या होता है बॉडी उसमें से एक्टिव रहती है। चलिए, इस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। वो था 1793 का चार्टर एक्ट। ये एक प्रश्न है, अगर ये प्रश्न आ गया तो निसंदेह मैं कह रहा हूं कोई नहीं कर पाएगा अगर जिसने पढ़ाना। अरे यार यही दिक्कत है इसमें मार करके। हाँ मैं पढ़ा रहा था ये जो है ना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अच्छे अच्छे गायब हो जाएंगे। बात ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को लेकर, और इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा
कि शराब की पाबंदी पर लाइसेंस राज लाया गया था। 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से लाया गया था। अब है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेजी व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने की उपलब्ध की गई? वो थी 1813 का एक्ट। तो 23 चलेंगे, मैंने आपको समझाया इस एक्ट में क्या क्या हो सकता है। तो इसमें यही था कि किस चार्टर के द्वारा सभी अंग्रेजी व्यापारियों, याद रखिएगा, सभी अंग्रेजी व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी गई थी। वो 1813 का एक्ट के माध्यम से की गई थी। लेकिन चाय और चीन का व्यापार जो है रुका हुआ था। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी 1813 के द्वारा। क्यों की गई थी? क्योंकि कंपनी नहीं चाहती थी कि किसी भी प्रकार का वहाँ के जो भारत के लोकल जनता थे उनके धर्म में अब तक हम हस्तक्षेप करें, जब तक हमें वहाँ लैंड रेवेन्यू न मिले लगे। फिर धीरे उनको लैंड रेवेन्यू सब कुछ होने लगा, तो उन्होंने सोचा कि कब तक हम इनसे ऐसे वसूली करते हैं, एक ना एक दिन तो ये उठेंगे, सर उठाएंगे ही। तो यहाँ पर सब मानसिक गेम स्टार्ट होता है, मानसिक खेला स्टार्ट हो जाता है। अब लोगों, वहां के जो लोग थॉट प्रोसेसिंग करने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं, अगर भारत को गुलाम बना के रखना है तो उनको हम शारीरिक रूप से गुलाम नहीं बना सकते ज्यादा समय तक, हमें उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाना पड़ेगा। तब जाकर भारत में हम लंबे समय तक राज कर पाएंगे। उसी का देखिए, आज भी अंग्रेजी मान बोलने वालों को एलिट समझा जाता है। हाँ, जब भी आज देखिए ना, क्रिसमस आता है तो पूरा नाचना गाना, पूरे देश में झालर लगना, पटाखे फूटना 5 दिन तक स्टार्ट हो जाता है। 25 दिसंबर से लेकर 1-2 जनवरी तक चलता है। अब आप देखेंगे, इसमें बहुत मजे की बात आपको बताते हैं, आपने गौर नहीं की होगी। जब दिवाली आती है तो 1 या 2 दिन पटाखे बजते हैं, 1 या 2 दिन। उसके लिए पूरा जितना भी प्रचलित सदस्य हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फलाना ढिकाना, नेता, वो सब इकट्ठा होकर बोलते हैं भैया पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर आपको बड़े बड़े टीचर आने लगे, बताएं पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, चाइना का व्यापार इतना बढ़ गया है, चाइनीज माल, ये वो फलाना ढिकाना, चाइनीज झालर नहीं लेना है, इंडियंस करना, ये वो सब स्टार्ट हो जाता है। और बस मात्र 2 दिन के लिए। हाँ, और वहीं क्रिसमस जो आता है वो आता है करीबन 5-6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए उनका पूरा त्योहार मनाया जाता है। उसमें पूरे देश भर में वही चाइनीज झालर लगाई जाती है, वही पटाखे बुलाए जाते हैं, तब कोई कुछ नहीं बोलता है। क्यों पता है? ये वही है ईसाई धर्म का प्रचार जो 1813 में लाया गया था। मानसिक रूप से आज भी हम गुलाम हैं। इसलिए हर बार स्वतंत्रता दिवस पर मैं एक बात शेयर करता हूं सभी को। भारत को राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता तो भारत को राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता तो 1947 में प्राप्त हुई थी, लेकिन मानसिक रूप से गुलाम हम आज भी हैं। आज भी हम सूट बूट, अंग्रेजी बोलना, हाँ, अंग्रेजी सामान को अपनाना, ये सब प्राथमिकता देते हैं। गोरे रंग को हम प्राथमिकता देते हैं। क्यों? इसीलिए। अब आगे देखते हैं, किस चार्टर के द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए खर्च करने की प्रावधान किया गया? और प्रावधान किया गया 1813 में। और इसके लिए कानून कब बना? 1823 में। सोच रहे, मतलब 10 साल के गैप के बाद कानून बन रहा है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद को चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? वो समाप्त कर दिया गया 1813 का चार्टर एक्ट था। अब 1833 के चार्टर एक्ट को हम कल से देखेंगे, क्योंकि अभी कुछ जरूरी काम है, हम उसको कल से देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।